नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों के। इससे पहले हमने मूल अधिकारों के बारे में विस्तार से पढ़ा था और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 12th पॉलिटिकल साइंस में आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं? क्या हुआ कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय हमारे जो प्रबुद्ध लोग थे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो आने वाली जो सरकारें होंगी उन्हें भी नियम कानून बनाने की जरूरत होगी, तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ ऐसी चीज छोड़ जाएं जो उनके लिए कानून बनाने में सहायक हो, अर्थात उन्हें एक तरह से रास्ता दिखा सकें और उसी रास्ते के माध्यम से वो संविधान में संशोधन कर सकें, कानून बना सकें। इसके लिए हमारे उन प्रबुद्ध लोगों ने भारतीय संविधान में क्या जोड़े? नीति निर्देशक तत्व, अर्थात नीति कानून निर्माण, नियम निर्माण, निर्देशक दिशा निर्देश देने वाले, रास्ता बताने वाले तत्व, यानी कि जो हमारे नियम है कि आपको एक तरीके से जो कानून बनाना है, संविधान संशोधन करना है, कोई नीति बनानी है, उसके लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य कौन करती है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो समझ में आया नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? कि जो आने वाली सरकारों को, जब हमारा संविधान बना था उन्होंने ये कहा था, प्रबुद्ध लोग थे कि आने वाले सरकारों को एक तरीके से नीति निर्माण में, कानून निर्माण में रास्ता दिखाएंगी और उसी रास्ते के माध्यम से वो आसानी से नियमों को बना सकते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में क्या जोड़े गए? नीति निर्देशक तत्व। तो परिभाषा क्या हो गई? भारतीय आने वाली सरकारों के नियम एवं कानूनों के निर्माण में यह तत्व सहायता प्रदान करते हैं या पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। कि जो आने वाली सरकारें हैं वो जो नियम कानून बनाएंगी उनके लिए नियम कानून निर्माण में ये तत्व क्या प्रदान करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं या उनके लिए रास्ता, पथ यानी कि रास्ता दिखाते हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं कि अब नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये कई बार पूछ जाता है क्वेश्चन भाई कि संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। देखो, हम जब भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान को विदेशी संविधानों पर आश्रित संविधान या फिर उधार का थैला कहते हैं, क्योंकि भारत में भारतीय संविधान के अधिकतर जो अनुच्छेद हैं, नियम कानून हैं, वो विदेशी संविधानों से लिए गए हैं। जैसे कि हम बात करें मूल अधिकारों की, तो मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकार किसके संविधान से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। किससे लिए गए? अमेरिका के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व किसके देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड से। हालांकि आयरलैंड ने भी स्पेन से, आयरलैंड ने भी ये जो निर्देशक तत्व हैं वो किसके संविधान से लिए थे? स्पेन से। तो स्पेन से लिए आयरलैंड ने और आयरलैंड से कितने से लिए? भारत ने। ठीक है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब इसका वर्णन कहां पर है? तो नीति निर्देशक
तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। हालांकि इसका नीति निर्देशक तत्वों के कई उद्देश्य हैं, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की स्थापना कर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, तो दोबारा से हम रिपीट करते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का कार्य क्या है क्या चीज। तो जो हमारी संविधान सभा के द्वारा ये जब बनाए गए थे, उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो आने वाली सरकारें हैं उनको नियम कानून निर्माण में यह सहायता प्रदान करें या उन्हें एक तरह से रास्ता दिखाएं, उनका पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में किया गया है। किस अनुच्छेद से लेकर 36 से लेकर 51 तक किया गया है। और समाज में इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है हमारे नीति निर्देशक तत्वों का, कि समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की स्थापना कर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अब देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है भाई, वाद योग्य नहीं। वाद योग्य से मतलब यह है कि इन पर वाद विवाद बहस नहीं की जा सकती। अर्थात जैसे मूल अधिकारों के हनन होने पर हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाद योग्य हैं। लेकिन इनके लिए हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? सरकारों को रास्ता दिखाते नियम कानून निर्माण करने के लिए, और सरकारें ही इनके आधार पर नियम कानून बनाती हैं। इसी कारण ये न्यायालय में इनके खिलाफ यदि कुछ भी होता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते, इन पर वाद विवाद नहीं कर सकते। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करने जा रहा हूं मैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि राज्य में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाए। एक तरीके से कि समाज में सबके साथ एक जैसा समान व्यवहार किया जाए, सभी को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएं, सभी को आर्थिक आधार पर जो असमानता बनी हुई है उसको कम किया जाए। तो एक तरीके से सभी को अपने जीवन उन्नति के विकास के लिए समान अवसर एक तरीके से प्रदान किए जाएं, जिससे कि अपना वो सर्वांगीण विकास कर सके। अगली बात करता हूं मैं अनुच्छेद 39 की। ये क्या कहता है? समान कार्य के लिए स्त्री एवं पुरुषों को
समान वेतन दिया जाए। अर्थात यदि कोई कार्य उसे ही स्त्री कर रही है, उसे ही पुरुष कर रहा है, जैसे कि मान लो कोई सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, तो सड़क निर्माण कार्य में स्त्री भी कार्य कर रही है और पुरुष भी कार्य कर रहा है, तो दोनों की मेहनत समान होती है और दोनों को जो पारिश्रमिक होता है, काम के बदले जो पैसा मिलता है, वो भी कैसा मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए। तो ये अनुच्छेद क्या कहता है कि सभी को जो एक समान कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उन सबको समान वेतन मिलना चाहिए। ये नहीं जैसा कि आप समाज में देखते हो कि पुरुष को महिला की अपेक्षा अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है और महिला को कम दिया जाता है, तो उस असमानता खत्म करने के लिए अनुच्छेद बनाया गया है। अगला है अनुच्छेद 40। ये क्या कहता है, राज्य के विकास के लिए एवं एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाए। क्या कहता है कि यदि आप राज्य का सही तरीके से विकास करना चाहते हो, अर्थात कैसा देश बनाना चाहते हो, लोक कल्याणकारी, अर्थात जिसमें सभी लोग यानी कि जनता का कल्याण यानी कि विकास हो, हर एक व्यक्ति खुश हो, हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, हर व्यक्ति को अवसर समान मिले, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था का होना चाहिए। क्योंकि एक पंचायती राज व्यवस्था ही है जिसके माध्यम हम छोटी छोटी समस्याओं को भी ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। ये एक तरीके से पहली सीढ़ी होती है समस्याओं के निदान के लिए। तो इसके लिए राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। आप जानते हो कि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को कब अपनाया गया था, 73 और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में जो किया गया था, उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। लेकिन भारत में ये व्यवस्था जो प्रारंभ हुई थी वो कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से प्रारंभ हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1959 को ये व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, लेकिन उस समय संवैधानिक नहीं थी। संवैधानिक दर्जा अर्थात संविधान में से कब जोड़ा गया था, 73 में और 74 में संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 1992-93 में था, उसमें पंचायती राज व्यवस्था अर्थात त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, तीसरा स्तर जो शासन का है, उसे संविधान में जोड़ा गया था। अगर हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 44 समान आचार संहिता, ये क्या होता है समान आचार संहिता? देखो, आचार यानी कि आचरण करना, व्यवहार करना। देखिए भारत में मैंने आपको जब मूल अधिकार पढ़ाया था तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया था कि विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण, अर्थात भारत में सभी के लिए कानून समान है। तो ये अनुच्छेद भी क्या कहता है कि भारत में सभी के लिए समान कानून होने चाहिए, अलग से कोई कानून नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारत में क्या है, कुछ धार्मिक स्तर पर अलग से कुछ कानून व्यवस्थाएं दी गई हैं, छूट दी गई है, रियायतें दी गई हैं, जिसके कारण समान आचार संहिता नहीं है, सबके साथ समान आचरण नहीं हो पाता। जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, हिंदू एक्ट के तहत अलग से प्रावधान है, तो धार्मिक आधार पर बंटवारा है। ये क्या कहता है कि सबके साथ समान एक ही देश का कानून हो और कोई अलग से किसी के लिए रियायतें ना दी जाएं, उसके लिए क्या होना चाहिए, पूरे देश में समान आचार संहिता होनी चाहिए। जिसके लिए आप जानते हो समय समय पर मांग भी उठती रही है, वर्तमान में भी, कि हर तरीके की जो रियायतें धार्मिक स्तर पर दी गई हैं उसे
हटाया जाए और सभी के लिए एक समान कानून व्यवस्था अपनाई जाए। तो यहां से आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है अनुच्छेद 48। ये क्या कहता है? पर्यावरण को संरक्षण प्रदान किया जाए तथा गोवध को निषेध किया जाए। अर्थात जो हमारे वन हैं, पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण जो संपूर्ण है, स्वच्छ रखा जाए, साफ रखा जाए। हमारी स्वयं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। दूसरी जो गो है, क्योंकि भारत में जो बहुसंख्यक हिंदू हैं वो गाय को पूजनीय मानते हैं, आदर करते हैं, तो इसलिए गाय का वध जो उसे मारा जाता है उसे निषेध घोषित किया जाए। अर्थात गाय को मारना अपराध हो तो उसके लिए गोवध को क्या किया जाए? निषेध किया जाए। अगला हमारा है अनुच्छेद 49। ये हमारा क्या कहता है कि जो हमारे देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों एवं स्थलों का संरक्षण किया जाए एवं उनका संवर्धन किया जाए। अर्थात जो हमारे देश के ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल जैसे कि हमारा ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये हमारे क्या ऐतिहासिक स्थल है, तो इनकी स्थलों की हम सुरक्षा करें। हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इनके किसी भी तरीके से गंदा ना करें। सरकार भी इसको सुरक्षा प्रदान करे और उनका विकास किया जाए। यदि कोई टूट फूट होती है तो मरम्मत की जाए। इनका हर तरीके से ध्यान रखा जाए जिससे कि ये पर्यटकों को लुभाए और हमारे देश की जो विरासतें हैं ये हमेशा के लिए जिंदा रहे। अगला अनुच्छेद 50। ये क्या कहता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाए। देखो ये क्यों कहा गया पृथक, अलग क्यों रखा जाए? मैंने आपको बताया कि हमारी जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका होती है वो एक तरीके से संसद का ही अंग होती हैं, क्योंकि वो चुनकर ही आती हैं। लेकिन जो हमारी न्यायपालिका होती है ये योग्यता के आधार पर, अर्थात आपको पता है एग्जाम के माध्यम से, क्वालिटी के आधार पर ये चुने जाते हैं। हमारे जज वगैरह जो होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। और यदि ये गलती करते हैं, कोई भी देश में अपराध होता है या कानून तोड़ता है, तो उसको रोकने के लिए, उसके बचाव के लिए हमने क्या बनाई है? न्यायपालिका बनाई है। अब कार्यपालिका से हमारी न्यायपालिका बिल्कुल दबाव मुक्त रहे, निष्पक्ष रहे, कोई दबाव नहीं हो, इसके लिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना जरूरी है, दबाव मुक्त होना जरूरी है। क्योंकि यदि ये कार्यपालिका के अंडर में काम करेगी तो इसके दबाव में रहेगी, दबाव में रहेगी तो सही प्रकार से न्याय नहीं कर सकती। इसलिए निष्पक्ष और दबाव मुक्त न्याय पाने के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या रखा जाए? अलग रखा जाए, पृथक रखा जाए। और अंतिम हमारा सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 51। ये क्या कहता है कि भारत की विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जो विश्व कल्याणकारी हो।
क्योंकि आप जानते हो कि भारत एक शांति प्रिय देश है और हमेशा ही युद्धों का विरोध करता है, इसके खिलाफ चलता है। तो यही कहा गया है कि भारत की जो विदेशी संबंध हैं, अर्थात विदेशी देशों का संबंध, व्यापार जो भी होता है, हमारी विदेश नीति ऐसी हो जो कैसी हो, कल्याणकारी हो, अर्थात किसी प्रकार से किसी भी देश को हम नुकसान ना पहुंचाए, हमारी विदेश नीति के कारण कोई भी अन्य देश आहत ना हो। इसके लिए हमारी जो विदेश नीति है वो कैसी होनी चाहिए, विश्व कल्याणकारी होनी चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा है। कल हम इससे नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के बारे में बात करेंगे और नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा हमने कौन कौन से नियम कानून अपनाए हैं उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो इसको आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, एवरीडे क्लास अटेंड कीजिए। कोई भी समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो धन्यवाद।